फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं। और कल हम लोगों ने एक चैप्टर किया था राष्ट्रपति, जिसका एक पार्ट कल कंप्लीट हो गया था। आज उसका हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक, तो कल हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियाँ। ठीक, तो एक एक करके हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ठीक, तो पहला जो अधिकार है वो है नियुक्ति संबंधी अधिकार, मतलब राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो किसकी किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूत और जो अन्य राजनयिक होते हैं उनकी नियुक्ति। इसके अलावा इधर कुछ हैं जो संघीय क्षेत्र हैं उनके मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, सदस्य की नियुक्ति। और आपको पता होगा कि वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक, और उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक, फिर भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या क्या चीज़ आता है कि जो संसद का सत्र होता है उसको आहूत करने का, मतलब बुलाने का, और सत्रावसान करने का, ख़त्म करने का की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक, तो ये इनकी विधायी शक्ति हो गई। दूसरा, दोनों सदनों में या एक सदन में अगर अभिभाषण करना है, मतलब यह तो एक सदन में अलग अलग सदन में अभिभाषण करना है तो भी राष्ट्रपति कर सकता है, और अगर दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाकर अभिभाषण करना है तो भी राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, इससे संबंधित अगर विधेयक पारित करना है तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। ठीक है, फिर धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उस धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसकी पूर्व अनुमति से ही उसको पेश किया है। ठीक है, तीसरा क्या है? संचित निधि से अगर व्यय करना है, ठीक, और उसके लिए अगर कोई विधेयक पारित हुआ है तो उसके विधेयक जो पारित किया जाएगा वो भी किसके पूर्व अनुमति से पारित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति से। ठीक है, फिर राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर निर्बंधन लगाने वाले जो विधेयक होंगे वो भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और लास्ट है कि किसी अनुदान की मांग, ठीक, किसी भी अनुदान की अगर मांग करनी है तो वो किसकी सिफारिश पे होगी? राष्ट्रपति की सिफारिश पे। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये विधायी शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है क्षमादान की शक्ति। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्षमादान की शक्ति क्या है ये पूरा देखना है आपको ध्यान से। ठीक है, नीचे तक पूरा। तो क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण कर सकता है। अब क्या है ये सारे टर्म्स एक एक करके देखते हैं। क्षमा का मतलब होता है कि सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर देना। ठीक, मतलब किसी दोषी को पूरी तरीके से मुक्त कर देना, ये क्या होता है? ये होता है क्षमा। लघुकरण का क्या मतलब होता है? लघुकरण का मतलब होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। मतलब मान लो किसी को मृत्यु दंड मिला है
तो उसके स्वरूप को कठोर या फिर साधारण दंड में बदल दो। तो यहाँ पे दंड के स्वरूप को बदल दिया गया है, ठीक है। ये हो गया लघुकरण। परिहार में क्या होता है? परिहार का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति बदले बिना, देखिए हम लोगों ने अभी ऊपर क्या देखा, हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, लघुकरण में हम लोगों ने ये देखा था कि दंड के स्वरूप को बदल दिया जा रहा है, ठीक। लेकिन परिहार में क्या है कि स्वरूप को नहीं बदलना है बल्कि अवधि कम कर देनी है। मान लीजिए किसी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा हुई है तो उसको 2 वर्ष कर देना, ठीक। 2 वर्ष का कठोर कारावास कर देना, ये क्या कहलाता है? परिहार, ठीक। प्रविलंबन क्या है कि दंड पर रोक लगाना ताकि जो दोषी है, जो व्यक्ति दोषी व्यक्ति है वो क्षमा याचना कर सके, ठीक है, क्षमा याचना कर सके राष्ट्रपति जी से, ठीक है। उसके बाद विराम का क्या मतलब है कि कुछ परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कि कोई दोषी है, उसको बहुत कोई बुरी बीमारी हो गई है, ठीक, तो उसके दंड पे थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए रोक लगा दिया जाएगा। या मान लीजिए कोई वीमेन प्रेग्नेंट है तो उसके दंड पे भी थोड़े टाइम के लिए रोक लगा दिया जाएगा। तो ये होता है विराम, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्षमादान की याचिका दायर की थी राष्ट्रपति के पास, ठीक, और राष्ट्रपति ने उस याचिका को खारिज कर दिया, ठीक, तो व्यक्ति दूसरी बार याचिका को दायर नहीं कर सकता। मतलब कि क्षमादान की याचिका को व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दायर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है परामर्शी अधिकार।